हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। गाइस, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड बफर। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है एसिड बेस। तो इस पर तो हमने पहले ही वीडियो बना दी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में और इनऑर्गेनिक में ये टॉपिक जो है सेम है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ना देखी हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर, कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके साथ साथ कवर करेंगे कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है और बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बफर सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और आपको बता दूं, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात करते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप उसके बाद इंग्लिश में खुद भी समझ लेंगे। तो देखिए, बात करते हैं बफर सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो पीएच है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट बोले तो हिंदी में अगर हम बोले तो स्थिर, यानी कि वो चेंज नहीं होता। यदि हम थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस भी मिलाएं तो उसके पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी कि स्लाइटली सा चेंज होता है, बहुत कम। यानी कि सिंपल तरीके से अगर हम बोलें तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि अगर हम उनमें थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाएं तो वो पीएच जो बदलता है उसको रेजिस्ट करते हैं। पीएच बदलने की प्रोसेस को रेजिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो पीएच है वो कांस्टेंट रहता है, यदि हम उनमें एसिड या बेस मिलाएं तो उनके पीएच में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। उन सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, इसके इंग्लिश में जो डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। बफर्स आर कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स डेट बाई देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन द पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ए एसिड और एल्कलाई। तो देखिए, बफर ऐसे कंपाउंड या मिक्सचर होते हैं कंपाउंड्स के, जो कि किसी भी अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उस सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ी मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस मिलाएं तो वो जो पीएच चेंज होता है, उस पीएच चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको वो रेजिस्ट करते हैं, यानी कि पीएच को चेंज होने नहीं देते। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बफर सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कई बुक में कहीं कहीं पर वो 3 टाइप्स के लिखे हैं। यानी कि पहले तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरे बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड तीसरे न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो है वो 2 हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक बफर के बारे में। एसिडिक बफर यानी कि जिसका पीएच 7 से कम हो। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए मार्केट में मिल जाते हैं, इसको हम खुद भी बना सकते हैं। तो उसके हम कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। एन एसिडिक बफर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए, एसिडिक बफर किसका कॉम्बिनेशन होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक वीक एसिड। वीक एसिड जैसे कि एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये है वीक एसिड। तो इनमें से हम किसी एक को लेंगे और साथ के साथ उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो देखिए, उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम बात करें CH3COOH की, यानी कि एसिडिक एसिड की, तो उसके साथ हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जैसे NaOH है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, जो कि जो वीक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH के साथ एक सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट को लेते हैं और जो हमारा वीक एसिड है एसिटिक एसिड, उसको लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं। और जब मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर पीएच कम है 7 से तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। और देखिए, नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं
कई एसिड हैं और उनके साथ में सॉल्ट भी हैं। तो देखिए जैसे CH3COOH और इसके साथ है CH3COONA जो कि इसका सॉल्ट है, यानी कि एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट। और सेकंड है कार्बोनिक एसिड और उसका सॉल्ट। एंड थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड एंड उसका सॉल्ट। एंड लास्ट में है फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल है, जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है। ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, यानी कि इसके लिए हमें चाहिए वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट। तो जब वो सॉल्ट और वीक एसिड मिलते हैं तो हमारा बफर सॉल्यूशन बनता है। ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए बेसिक बफर सॉल्यूशन तो ये भी उसी की तरह सेम है, बस यहाँ पर वीक एसिड की जगह वीक बेस है और उसी वीक बेस का सॉल्ट है। तो देखिए ए बेसिक बफर सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, लेकिन जो इसका सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा। आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इससे भी हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड सेकंड है अमोनिया और उसी का सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। एंड थर्ड है अमोनिया और उसका सॉल्ट है अमोनियम कार्बोनेट। तो इनसे बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बफर क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो अब हम इनमें से किसी एक का वो समझ लेते हैं मैकेनिज्म क्या है, कि वो किस मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं, या फिर कहें तो ऐसा क्या रीज़न है कि अगर हम एसिड या बेस मिलाएं बफर में तो पीएच क्यों चेंज नहीं होता, यानी कि कारण क्या है। तो वो उसे समझ लेते हैं हम। तो देखिए हम ऐसे समझते हैं, तो लेट्स सपोज हम बनाते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का और उसका जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट उसका। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, ठीक है, और वीक एसिड की एक खासियत होती है कि वो डिसोसिएट कम होता है, यानी कि पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता। तो लेट्स सपोज जैसे ये वीकर है, हमने वीकर में वीक एसिड लिया और सोडियम एसीटेट यानी कि उसका सॉल्ट लिया। तो CH3COOH यानी कि इसके हमने 10 मॉलिक्यूल लिए और 10 में से कम 6 मॉलिक्यूल चलो मान लिए हमने डिसोसिएट हो गए, और बाकी के 4 मॉलिक्यूल अभी भी इसमें हैं एज ए CH3COOH यानी कि एज ए एसीटेट, उस एज ए एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है CH3COO- प्लस H प्लस। और इसी तरह हमने 10 मॉलिक्यूल लिए सोडियम एसीटेट के और उसका जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि 10 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 10 के 10 CH3COO- प्लस Na प्लस इसमें अच्छी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये सॉल्यूशन हमारा मिक्स कर देते हैं इनको हम, तो ये बन जाता है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि ये जांचते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है, यानी कि ये पीएच को चेंज होने से रोक भी रहा है या नहीं, और रोक रहा है तो वो कैसे रोक रहा है। तो इसमें हम फिर ऐड करते हैं थोड़ा सा एसिड यानी कि HCl ऐड करते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऐड किए, यानी कि जब HCl ऐड करेंगे तो इसका पीएच सपोज हमने 6 है, तो 6 इसका पीएच है, तो जैसे हम HCl ऐड करेंगे तो इसका पीएच घटना चाहिए, यानी कि एसिडिक की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये जो H प्लस है ये जो है वो CH3COO- इसके द्वारा ये कंज्यूम कर लिए जाते हैं और फिर ये बना देता है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये पीएच बढ़ाने की बजाय उधर चले जाते हैं और ये CH3COOH बना देता है जो कि एक वीक एसिड है, और फिर वो डिसोसिएट होता है तो वो भी बहुत कम होता है, यानी कि अगर हम अगर हम HCl डालते हैं तो पीएच में बहुत कम चेंज आता है, स्लाइटली सा चेंज आता है। और इसी तरह अगर हम बेस डालते हैं, जैसे कि हमने 2 ml NaOH डाला, तो इसमें जो आयन बनेंगे वो होंगे Na प्लस प्लस OH माइनस। तो OH माइनस जो है वो जैसे हम उसमें डालेंगे तो इसका मतलब है कि पीएच बढ़ना चाहिए, 6 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं जाता, उसमें बस थोड़ा सा चेंज आता है। और जो OH माइनस है इनको कंज्यूम कर लेता है CH3COOH, यानी कि जो अनडिसोसिएट था जिसके 4 मॉलिक्यूल बच गए थे वो इसको ले लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में। तो जिससे जो मतलब पीएच है वो थोड़ा ही चेंज होता है, यानी कि स्लाइटली सा चेंज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अगर हम एसिड या बेस डालते हैं
तो बफर सॉल्यूशन के पीएच में चेंज नहीं होता। तो यही है इसका मैकेनिज्म। और इसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन का है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हम एक ही को समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी के बारे में। द बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड of its resistance to change in the pH on an addition of an acid or a base। तो देखिए बफर कैपेसिटी क्या है, या कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो जैसे कि हमारा ह्यूमन की कैपेसिटी होती है कि वो कितनी आसानी से कोई भी काम कर सकता है, यानी कि बिना दबाव के वो कितना काम कर सकता है एक दिन में, तो वो उसकी कैपेसिटी है। ऐसे ही बफर सॉल्यूशन यानी कि बफर सॉल्यूशन कितनी पीएच को चेंज होने से रोक सकता है, तो वो उसकी क्षमता हुई, वो उसकी कैपेसिटी हुई, और उसी को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। और बफर कैपेसिटी को हम बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर इफिशियंसी और बफर कोफिशिएंट भी कहते हैं। द बफर कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा में आल्सो बी डिफाइंड एज, और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू द चेंज इन पीएच ऑकर्ड। तो देखिए जब हम एसिड या बेस डालते हैं तो वो एसिड बेस की अमाउंट अपॉन जो पीएच में चेंज हो रहा है उसके रेशियो को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि बीटा इक्वल्स टू डेल ए और डेल बी अपॉन डेल पीएच। और जहाँ पर डेल ए मीन अमाउंट ऑफ एसिड और डेल बी मीन अमाउंट ऑफ बेस, यानी कि जो भी डाला जा रहा है वहाँ पर हम वो लिखेंगे अपॉन डेल पीएच, यानी कि फिर पीएच में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैपेसिटी क्या है। अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देखिए जैसा कि अभी हमने जाना है, बफर सॉल्यूशन का काम होता है पीएच चेंज होने से रोकना, यानी कि जो भी हमारी मेडिसिन्स बनती हैं, खास करके इंजेक्शन और सिरप और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी कि आँख की जो ड्रॉप वगैरह हैं वो, तो उनका जो पीएच है वो एज ए जैसे कि हमारा बॉडी का है। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है, अगर हमें इंजेक्शन बनाने हैं तो उसका पीएच भी 7.4 ही होना चाहिए। तो उसको पीएच को कांस्टेंट बनाने के लिए हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जो कि हमारी आई है, उसका पीएच 7 से 8 होता है, तो उसके अंदर भी हम कांस्टेंट बना करके रखते हैं पीएच को। अगर पीएच चेंज होगा तो वो हमारे लिए मेडिसिन हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें सिरप की, तो देखिए जैसे सिरप है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2 साल के अंदर होती है कम से कम। तो जैसे 2 साल के अंदर है और हमने जो सिरप बनाई है वो हमारी सिरप सेल हुई है, और उसके बाद जो उसको यूज़ कर रहा है पेशेंट, वो कम से कम उसको 1 महीने में मतलब लेता है, यानी कि 1 महीने में वो उसको कंज्यूम करता है। तो 1 महीने में जैसे वो लेता है तो उसे खोलता है, बंद करता है, एक शाम को पीता है, सुबह को पीता है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में आती है वो मेडिसिन, तो वो रिएक्शन वगैरह भी कर सकती है, ठीक है। उससे उसका पीएच भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं कि ऐसा करने पर भी पीएच चेंज ना हो और जो मेडिसिन जो उसका स्पेसिफिक पीएच है वही पीएच बना रहे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंस, यही है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। आगे भी हम देख सकते हैं जैसे कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे कि पीएच कांस्टेंट बना के रखती है, वही इसकी स्टेबिलिटी है। एंड टू एनहांस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ाती है। एंड फॉर ऑप्टिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ बफर। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कवर किया है बफर सॉल्यूशन क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, और बफर कैपेसिटी क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।